विशाल ने एक विधवा से शादी कर ली तो माँ ने घर में बहुत हंगामा मचाया कि इसे तुरंत छोड़ दो। विशाल ने समझाया कि दूसरी शादी आपकी पसंद से कर लूँगा क्योंकि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। दूसरी शादी के बाद विशाल की पहली पत्नी नौकरानी बनकर रह गई और वो कई कई दिन उसकी सुध तक न लेता। जब विशाल की पहली संतान हुई तो उसने सब रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया। सारा खाना पहली पत्नी ने बनाया और ख़ुद एक कोने में बैठ गई। तब दूसरी पत्नी मेहमानों से बोली, सामने नौकरानी बैठी है, इसे भी कुछ देकर जाना। ये सुनकर विशाल ने, ये तूने क्या कर दिया विशाल, एक विधवा से विवाह कर लिया। मैं कहती हूँ अभी के अभी इसे घर से निकाल दे, वरना मैं तुझे अपना आशीर्वाद तक कभी नहीं दूंगी। मरते समय कहकर जाऊंगी कि तुझे मेरा मुंह तक न देखने दे। माँ ने विशाल की बातें सुनते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर क्रोध और दुख का मिला जुला भाव था और आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। वो बार बार मधु को घर से ना निकालने की सूरत में भयंकर परिणामों की धमकियां दे रही थीं। घर का माहौल एकदम भारी हो गया था और हर तरफ एक अजीब सा तनाव फैल गया था। माँ की बात सुनकर विशाल मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, जैसे वो अपने निर्णय पर पूर्ण विश्वास रखता हो। वो विनम्रता से बोला, माँ, ये मेरी पत्नी है और इससे विवाह मैंने इसे छोड़ने के लिए नहीं किया। इसके रूप पर मेरा मन आ गया है। आप खुद देखें कितनी भोली सूरत है। विवाह को अभी 7 महीने भी नहीं हुए थे जब इसके पति का देहांत हो गया। दुर्भाग्य से इसकी कोई संतान भी ना हो सकी, या शायद ये मेरा भाग्य था कि मेरे नसीब में लिखी थी। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं दूसरी शादी आपकी मर्ज़ी से कर लूँगा। वचन देता हूँ कि आपकी खुशी का पूरा ध्यान रखूँगा। विशाल की बात सुनकर माँ को कुछ समय के लिए तसल्ली हुई, लेकिन उनके मन में गुस्सा अभी भी भरा हुआ था। वो अंदर ही अंदर जल रही थीं कि विशाल ने जीवन के हर मामले में उनकी बात मानी, मगर इस बार उनसे बिना पूछे विवाह कर लिया और उसे घर ले आया। मधु वैसे भी उन्हीं के क्षेत्र की लड़की थी, मगर माँ ने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा था, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी और माँ को गरीब लोगों से नफरत सी थी। घर में लक्ष्मी की कृपा ने उनके स्वभाव को कठोर और अहंकारी बना दिया था। वो हमेशा बड़े बड़े सपने देखा करती थीं कि वो अपने बेटे के लिए एक धनी परिवार की बहू लाएंगी जो दहेज से घर भर देगी और 7 करोड़ों की संपत्ति भी लाएगी। उन्होंने ऊंचे परिवारों में रिश्ते ढूंढना भी शुरू कर दिए थे। उनके भाई के दोस्त भी आर्थिक रूप से मजबूत थे और वो मन ही मन उनकी बेटी को बहू बनाने का फैसला कर चुकी थीं। मगर विशाल के इस फैसले ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। अब भाई के दोस्त को समझाना भी कठिन था, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए कोई सौतन स्वीकार नहीं करते। माँ ये बात अच्छी तरह से जानती थीं, इसलिए वो मधु को दिल से कभी स्वीकार न कर सकीं। घर के अंदर माँ ने मधु के सम्मान को जानबूझकर कम कर दिया था। समाज के सामने वह उसे अपनी बहू मानने के बजाय एक सेविका के रूप में प्रस्तुत करती थीं। सारा दिन उससे घर के काम करवाए जाते और उसे किसी भी प्रकार का आदर या स्नेह नहीं दिया जाता। मधु चुप रहकर सब सहती रही। उसके मन में एक आशा थी कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और माँ उसे अपना लेंगी। एक दिन मधु को तेज़ बुखार हो गया। उसका शरीर टूट रहा था और सिर में बहुत तेज़ दर्द था। वो बड़ी कठिनाई से चल फिर पा रही थी। विशाल को जब उसकी बीमारी का पता चला तो वो तुरंत उसके लिए दवा लेने चला गया। नई नई शादी थी और विशाल के मन में मधु के लिए आकर्षण अभी भी बना हुआ था। वह उसका ध्यान रखने की कोशिश करता था, लेकिन उसके व्यवहार में वो गहराई और सच्चाई नहीं थी जो एक मजबूत बंधन में होती है। माँ ये सब देखती थी और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि विशाल इस तरह मधु की चिंता करे। वो मन ही मन यही सोचती रहती थी कि ये सब थोड़े समय का है। विवाह का नशा जल्दी ही उतर जाएगा और विशाल खुद ही मधु से ऊब जाएगा। मगर इसके बावजूद वो मधु पर कठोरता करने से पीछे नहीं हटती थीं। उस दिन भी जब विशाल घर से बाहर गया हुआ था तो मम्मा मधु के पास जा पहुंची। उनके चेहरे पर कठोरता थी और स्वर में आदेश। उन्होंने कहा, महारानी उठो और मेरे लिए खाना बनाओ। मधु ने बुझे स्वर में कहा, माँ, मुझे तेज़ बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मगर माँ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और व्यंग भरे स्वर में कहा,
इस तरह के नाटक करके तुम विशाल को मूर्ख बना सकती हो, मुझे नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मधु ने आंखें मूंद कर एक ठंडी सांस ली। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी, मगर उसने खुद को संभाला और बड़ी मुश्किल से उठकर रसोई की ओर चल दी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। वो मन ही मन खुद को ढांढस दे रही थी कि बस थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर आराम करूँगी। रसोई में पहुंचकर उसने आटा गूंदा और रोटी बनाने लगी। चूल्हे की आंच पहले ही उसके बुखार को और बढ़ा रही थी। पसीना उसके माथे पर मोतियों की तरह चमक रहा था। अचानक रोटी पलटते समय उसका हाथ गर्म तेल से बुरी तरह जल गया। उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली, मगर घर में किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी या सुनकर अनसुनी कर दी। दर्द की तेज़ी से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो खुद को संभाल न सकी और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। उसके हाथ से बर्तन गिरने की आवाज़ पूरी रसोई में गूंज उठी। उसी पल दरवाज़ा खुला और विशाल घर में आया। उसने रसोई की ओर से आने वाली आवाज़ सुनी तो तुरंत वहाँ पहुँचा। मधु को ज़मीन पर बेहोश पड़ा देखकर वो एक पल के लिए डर गया। उसने जल्दी से उसे उठाया और सहारा देकर कमरे में ले आया। उसके चेहरे पर चिंता तो थी, मगर वो गहरी नहीं थी। उसने दवा निकाली और मधु को खिलाने की कोशिश की। माँ भी वहाँ आ गई, मगर उन्होंने मधु की स्थिति देखकर भी कोई ख़ास ध्यान न दिया। विशाल ने माँ से कुछ न कहा, न उनसे ये पूछा कि मधु इस स्थिति में रसोई में क्यों थी, और न ही उसने कोई गुस्सा दिखाया। उसकी ये खामोशी मधु के दिल पर किसी तीर की तरह लगी। जब उसे पूरी तरह होश आया तो उसने विशाल को अपने पास बैठा देखा, मगर उसकी आंखों में वो चिंता न थी जिसकी उसे उम्मीद थी। उसी समय मधु के अंदर कुछ टूट गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये सब प्यार और ध्यान सिर्फ कुछ समय का आकर्षण है। विशाल उसके रूप से मोहित होकर उसके करीब आया था, मगर उसके दिल में उसके लिए वो गहरा प्यार और जुड़ाव नहीं था जो एक पत्नी का अधिकार होता है। यदि होता तो वो आज उसके लिए माँ के सामने ज़रूर खड़ा होता। ये सोचकर मधु के मन में एक दुख भर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन खुद को मजबूत करने लगी। उसने फैसला कर लिया कि वो अब अपनी भावनाओं को काबू में रखेगी। वो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगी और ना ही किसी के व्यवहार से खुद को बिखरने देगी। उस दिन के बाद मधु ने खुद को सीमित कर लिया। वो चुप रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करती रही, मगर उसके मन में पहले जैसी कोमलता नहीं रही। उसकी आंखों की चमक धुंधली पड़ गई और उसकी मुस्कान कहीं गायब हो गई। घर वही था, लोग वही थे, मगर मधु के अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। माँ ने समय व्यर्थ किए बिना अपनी योजनाओं को पूरा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने भाई के दोस्त से बात बढ़ाई और बड़ी चतुराई से स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लिया। कुछ ही सप्ताहों में वो उनकी बेटी को विशाल के लिए तैयार करने में सफल हो गई। उस लड़की का नाम विशाखा था। वो सचमुच बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, लंबे बाल और अच्छे पहनावे ने उसके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना दिया था। उसका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ था और उसे हमेशा वैभवशाली जीवन मिला था। इसलिए उसके व्यवहार में एक गर्व भी दिखता था। विवाह सादगी से हुआ, मगर घर के अंदर माँ की खुशी देखने लायक थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका खोया हुआ सम्मान वापस आ गया हो। विशाखा के आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब मधु का मान और भी कम हो गया था। पहले वो सिर्फ माँ की नज़रों में नौकरानी थी, मगर अब विशाखा भी उसे उसी नज़र से देखने लगी थी। विशाखा को शुरू से ही पता था कि मधु विशाल की पहली पत्नी है, मगर उसके दिल में उसके लिए ज़रा भी हमदर्दी न थी, बल्कि उसे एक अजीब सी नफ़रत महसूस होती थी। वो मधु को अपने रास्ते की बाधा मानती थी और हर तरह से उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। विशाल भी विशाखा के सौंदर्य और उसके आधुनिक ढंग से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मधु को पूरी तरह अनदेखा करना शुरू कर दिया। अब वो कई कई दिन मधु की सुध तक न लेता। घर आकर सीधा विशाखा के पास जाता और उसके साथ समय बिताता। मधु एक कोने में शांत बैठी रहती, जैसे उसका इस घर से कोई संबंध ही न हो। विशाखा की
प्रताड़नाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन उसने जानबूझकर अपनी महंगी साड़ी मधु के सामने फेंक दी और कहा कि इसे तुरंत प्रेस करके लाओ। मधु ने खामोशी से वो कपड़े उठाए और इस्त्री करने लगी। जब वो कपड़े लेकर आई तो विशाखा ने एक मामूली सी सिलवट का बहाना बनाकर उसे सबके सामने फटकार दिया और कहा कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। उस समय विशाल भी वहाँ मौजूद था, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया ना दी। एक और दिन विशाखा ने मधु से पूरे घर की सफाई करवाई। मधु थक कर चूर हो गई, मगर विशाखा ने उसे आराम न करने दिया। वो बार बार उसे नए काम सौंपती रही और ख़ुद सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाती रही। जब मधु ने पानी मांगा तो विशाखा ने कटाक्ष करते हुए कहा, काम करने आई हो या आराम करने? उसके शब्द मधु के दिल में बाढ़ की तरह लगे, मगर वो चुप रही। विशाखा अक्सर जानबूझकर विशाल के करीब आती और उसके सामने प्यार जताती। कभी उसका हाथ थामकर हंसती तो कभी उसके कंधे पर सिर रख देती। वो जानती थी कि मधु ये सब देख रही है और यही उसका उद्देश्य भी था। मधु हर बार अपनी नज़रें नीची कर लेती और अपने मन को समझाने की कोशिश करती, मगर उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन विशाखा ने सीमा ही लांघ दी। वो मधु के कमरे में आई और उसके सामने विशाल को कॉल किया और हंसते हुए कहने लगी, आप जल्दी घर आ जाएं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। उसके स्वर में जानबूझकर शरारत थी। मधु चुप रहकर ये सब सुनती रही और उसके हाथ कांपने लगे। समय बीतता गया और फिर वो दिन भी आ गया जब विशाखा के यहाँ पहली संतान की खुशी में बड़ा उत्सव रखा गया। घर को खूब सजाया गया। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। हर तरफ उल्लास का वातावरण था, मगर इस सब के पीछे मधु की मेहनत छुपी हुई थी। सारा खाना उसी ने बनाया था। सुबह से लेकर शाम तक वो रसोई में जुटी रही। उसके हाथ जल गए थे और पैर सूज गए थे, मगर किसी ने उसकी ओर ध्यान न दिया। जब मेहमान आए तो विशाखा खूब सज धज कर सामने आई। वो हर एक से मुस्कुराकर मिल रही थी और अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। माँ भी गर्व से उसे देख रही थी। विशाल उसके साथ खड़ा था और उसकी हर बात पर मुस्कुरा रहा था। मधु एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वो दूर से सबको देख रही थी, जैसे वो इस उत्सव का अंग ना हो, बल्कि सिर्फ एक परछाई हो। इसी बीच विशाखा ने मेहमानों का ध्यान मधु की ओर खींचा। उसने हंसते हुए कहा, सामने जो बैठी है ना, वो हमारी नौकरानी है। इन्होंने आज का सारा खाना बनाया है। जाते हुए इन्हें भी कुछ दान देकर जाइएगा। उसके शब्दों में व्यंग और तिरस्कार साफ झलक रहा था। ये सुनकर कुछ मेहमान हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता था, मगर वो चुप रहे। मधु का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सिर झुका लिया। उसी पल विशाल वहाँ आ गया। उसने विशाखा की बात सुन ली थी। एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र मधु पर पड़ी, जो चुप बैठी थी, और उसके चेहरे पर विवशता साफ दिख रही थी। उत्सव का शोर शराबा शांत हो गया और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। विशाल के पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। उसकी नज़रें मधु पर टिकी हुई थीं, जो एक कोने में सिर झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान, विवशता और टूटे हुए दिल की सारी गाथा लिखी हुई थी। विशाल के मन में एक पल के लिए हलचल सी मची। उसे लगा जैसे वो आगे बढ़े और सबके सामने मधु को सहारा दे, उसे अपने पास बिठा ले और कह दे कि उसकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं। मगर उसी पल उसकी नज़र विशाखा पर पड़ी, जो गर्व से खड़ी मेहमानों के बीच मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार साफ दिख रहा था। विशाल के कदम आगे बढ़ने के बजाय रुक गए। उसके मन में एक युद्ध चल रहा था, मगर अंततः उसने अपनी नज़रें नीची कर ली और ख़ामोशी से वहाँ से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी ये खामोशी मधु के दिल पर अंतिम प्रहार साबित हुई। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन में एक निश्चय कर लिया, जहाँ मान ना हो वहाँ रहने का क्या फ़ायदा। उसने सोच लिया कि वो ये घर छोड़ देगी। वो और इस अपमान को सहन नहीं करेगी। उत्सव फिर से अपने रंग में आ गया। मेहमान खाने में मगन हो गए। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था। कोई कह रहा था
कि सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट है और कोई मीठे की तारीफ़ कर रहा था, मगर किसी को यह एहसास न था कि जिसने ये सब बनाया वो खुद एक कोने में बैठी बिखर रही है। कुछ समय बाद मेहमान जाने लगे। जाते जाते कुछ औरतें मधु के पास आईं। उन्होंने मुस्कुराकर उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और कहा, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, ये तुम्हारे लिए पुरस्कार है। मधु के हाथ कांप गए। उसने उन पैसों को देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पूरे सम्मान को कुछ रुपयों में तौल दिया हो। उसका दिल बुरी तरह टूट गया। उसी समय विशाल ने यह दृश्य देख लिया। उसके अंदर कुछ क्षण से टूटा। एक अजीब सा आत्मसम्मान उसके दिल में जाग उठा। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और सबके सामने मधु का हाथ थाम लिया। वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। विशाल का स्वर मजबूत और साफ था। उसने कहा, ये मेरी धर्मपत्नी है। आप लोगों को कोई अधिकार नहीं कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करें। सबके चेहरे आश्चर्य से भर गए। माँ भी अवाक रह गईं और विशाखा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह गुस्से से आगे बढ़ी और बोली, पत्नी, इसकी हैसियत तो नौकरानी से भी कम है। विशाल ने पहली बार विशाखा की ओर कठोर दृष्टि से देखा। उसके स्वर में अपश्चाताप भी था और संकल्प भी। उसने कहा, मेरी गलती है कि मैंने इसे पत्नी का स्थान नहीं दिया। मैं तुम्हारे सौंदर्य और तुम्हारी बातों में आकर इसे भूल गया, मगर मुझे ईश्वर का डर भी है और वो डर आज मेरे मन में जागा है। जब मैंने मधु के चेहरे पर लाचारी देखी, मैं परलोक में ईश्वर के सामने उत्तरदायी हूँ। मैं इसके साथ न्याय करूँगा और इसे तुम्हारे बराबर अधिकार दूंगा। विशाखा ये सुनकर तमतमा उठी। उसने गुस्से में पैर पटके और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके अहंकार ने उसे किसी के सामने झुकने ना दिया। माँ भी चुप खड़ी रह गईं। वो कुछ कहना चाहती थीं, मगर विशाल के बदले हुए स्वर ने उन्हें रोक दिया। मधु अब भी हैरान खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उसके हाथ में अभी तक वो सिक्के थे जो मेहमानों ने दिए थे, मगर अब विशाल के शब्दों ने जैसे उसके टूटे हुए मान को सहारा दे दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार इन आंसुओं में केवल पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक असीम शांति भी शामिल थी। मेहमान धीरे धीरे विदा हो गए। घर में सन्नाटा छा गया। विशाल ने मधु की ओर देखा और कोमल स्वर में कहा, तुम चिंता ना करो, अब सब ठीक हो जाएगा। मधु ने कुछ ना कहा, मगर उसके दिल में एक आशा सी जाग उठी थी। अगले ही दिन विशाल ने अपना निर्णय व्यवहारिक रूप में साबित करना शुरू कर दिया। उसने मधु के लिए अलग घर बनवाने का फैसला किया। वो घर वैसा ही था जहाँ वह खुद रहता था। हर सुविधा, हर सुख वहाँ था। उसने मधु को वहाँ रखा और उसे सम्मान के साथ उसका अधिकार दिया। विशाल ने अपनी दिनचर्या भी बदल दी। अब वो दोनों के बीच समय और ध्यान को समान रूप से बांटने लगा। वो जानता था कि उसने बहुत बड़ी भूल की थी, मगर अब वो उसे सुधारना चाहता था। विशाखा के लिए सब स्वीकार करना सरल न था। वो शुरू में बहुत गुस्सा रही और उसने कई बार विशाल से लड़ाई भी की, मगर एक दिन विशाल ने उसे समझाया। उसने कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति ईश्वर के सामने दोषी बनकर खड़ा हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं धर्म से मुंह मोड़ लूं? विशाखा चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब न था। उसने पहली बार खुद को मधु की जगह पर रखकर सोचा। उसे एहसास हुआ कि जिस कष्ट को वो आज थोड़ा सा अनुभव कर रही है, मधु ने वो वर्षों सहा है। उसकी आंखों में नमी आ गई। अंततः उसने मन कड़ा किया और धीरे से सिर हिला दिया। उसने विशाल के फैसले को स्वीकार कर लिया। उसे एहसास हो चुका था कि उसने मधु के साथ अन्याय किया है। आज जब उसे थोड़ा सा बांटना कठिन लग रहा था, तो मधु ने तो अपना पूरा संसार खो दिया था। घर की स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। मधु के चेहरे पर भी शांति वापस आने लगी। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि उसका मान बहाल हो रहा है और विशाल भी अब अपने वचन पर अडिग था। ये सब कुछ सरल नहीं था, मगर एक सत्य स्पष्ट हो चुका था कि सम्मान और न्याय के बिना कोई संबंध पूर्ण नहीं होता, और जब मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो वही पल उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन बन जाता है।
तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग